हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट टाइम पे अप्रैल मार्च 2019 का यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट को कंप्लीट किया था। तो उसके ऑप्शन में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था और वो कैश फ्लो स्टेटमेंट आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन। देखो, आपको क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है। पहले तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में 31/3/2017 और 31/3/2018 का बैलेंस शीट दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपका 16-17 और 17-18 का ईयर हो गया। और आपके पास शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 16 लैक्स है और फिर 24 लैक्स है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास है 5,60,000 और इधर डैश है। यानी कि देखो, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डैश हो गई, इट मीन्स के आपने सारी की सारी प्रेफरेंस शेयर की जो अमाउंट थी वो रिडीम कर दी। ठीक है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में आपके पास डिटेल होगी कि प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम कर दिया। ओके, और आपके पास रिजर्व सरप्लस है। ओके, रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आपके पास इधर देखो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डिबेंचर है 10% डिबेंचर और वो 8 लैक्स के। ठीक है, फिर करंट लायबिलिटीज में आप देखो तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, तो पहले इतनी डिटेल्स देख लो और फिर असेट साइड देख लो। तो असेट साइड आपके पास क्या दे रखा है, तो बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है। इनटेंजिबल एसेट्स में आपके पास गुडविल अवेलेबल है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और अदर करंट एसेट्स में, सॉरी, अदर नॉन करंट एसेट्स में आपके पास एक्सपेंडिचर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर है। ठीक है, हमने शेयर इश्यू करने से जो एक्सपेंस होते हैं वो भी है, जो कि एक फिक्टिटिव एसेट्स का ही पार्ट है। ठीक है, करंट एसेट्स में आपके पास स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक है। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। 2 साल के बैलेंस शीट है। और आगे आप देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि बोनस शेयर वेर इश्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम द कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। देखो, क्लियर कट बोला है कि बोनस किस में से देना है, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। और कैपिटल रिडक्शन रिजर्व क्रिएट कब होता है, तो आप जब प्रेफरेंस से रिडीम करते हो ना, प्रेफरेंस से रिडीम करने से क्या क्रिएट होता है, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट को कंप्लीट करने से पहले आपको सेकेंड एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, इन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट प्रेफरेंस शेयर वेर रिडीम एट 5% प्रीमियम। देखो, प्रेफरेंस शेयर 5% प्रीमियम पे रिडीम किया गया। ठीक है, आपके पास ऊपर प्रेफरेंस शेयर था, हमने देखा था, मैंने बोला था कि डैश हो गया, इट मीन्स के इसने रिडीम किया होगा। फॉर दिस पर्पज 8 लाख वॉज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व फ्रॉम जनरल रिजर्व। ओके ओके, और आगे आपको बोला गया है कि ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व से, सॉरी, 8 लैक्स आपको कैपिटल रिडक्शन रिजर्व में ट्रांसफर करना है फ्रॉम जनरल रिजर्व से। ओके, और आगे बोला गया डिबेंचर 8 लैक्स वेर इश्यू एट 5% डिस्काउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,40,000, मशीनरी पे है 2 लैक्स। ओके, मशीनरी पे है 2 लैक्स का प्रोविजन। लास्ट ईयर टैक्स 1,76,000 एंड प्रपोज डिविडेंड वेर पेड ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट सोल्ड 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस। ओके, जो आप बेचोगे उसके ऊपर 20% प्रॉफिट लेना है आपको। और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 40,000 हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपका क्वेश्चन के एडजस्टमेंट हो गए। अब देखो, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपको सारे एडजस्टमेंट रीड करने चाहिए एग्जाम में भी। और हर एक एडजस्टमेंट का कई बार क्या होता है, एक एडजस्टमेंट दूसरे एडजस्टमेंट के साथ कनेक्ट होता है। जैसे कि लाइक इधर फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो फर्स्ट एडजस्टमेंट से पहले आपको सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप जाके उसमें से कैपिटल रिडक्शन रिजर्व क्रिएट होगा और फिर जाके आप उसमें से बोनस दोगे। चलिए, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो,
सबसे पहले तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके तीन टाइप्स के कॉलम रहेंगे। फर्स्ट एक पर्टिकुलर, फिर दो अमाउंट के कॉलम रहेंगे, और आपके तीन पार्ट में कैश फ्लो को डिवाइड किया गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ओके, अब ये तीनों पार्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो मैंने आपको रेगुलर क्लास में समझा चुका हूँ। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। तो देखो, आप सबसे पहले एडजस्टमेंट वाइज जाओ। एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे हम फंड फ्लो में एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट्स बनाए थे, उसी हिसाब से आपको एडजस्टमेंट को देखते जाना और उसके रिगार्डिंग आपको अकाउंट्स बनाते जाना। ठीक है, तो चलिए पहले सारे अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं। देखो, आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसको आपको रिडीम करना है। तो डेबिट और इधर क्रेडिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बैलेंस ब्रॉड डाउन कितनी है, ठीक है, और आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बैलेंस कैरी डाउन कितनी है वो देख लो। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर कितनी है अमाउंट में। तो देखो, प्रेफरेंस शेयर आपके पास अमाउंट्स में इधर है 5,60,000, ठीक है, इधर है 5,60,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो आप लिख दो इधर 5,60,000, 5,60,000, ओके। उसके बाद आप देखो इधर डैश, तो ये तो डैश हो गया, यानी आपने सभी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया। अब देखो, आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं ना, तो वो फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। ठीक है, इट मस्ट बी फुल्ली पेड अप। तो इधर देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सिर्फ 70 रुपीज ही पेड अप है। ठीक है, सिर्फ 70 रुपीज। तो आपको शेयर कितने होंगे वो पता चलना चाहिए। ठीक है, 5,60,000 को 70 से डिवाइड कर दो। 5,60,000 को 70 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इधर 8,000 शेयर होंगे, और वो 8,000 शेयर होल्डर ने सिर्फ आपको 70 रुपीज ही पेमेंट किया, तो बाकी का 30 रुपीज उनके पास से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास से मंगवाना पड़ेगा, जो कि आप मंगवा लोगे। तो इधर लिख देंगे बाय बैंक, ओके, कॉल। कितना कॉल करेंगे, तो 8,000 शेयर होल्डर को ₹30 मंगवाएंगे। तो आपके पास अमाउंट कितनी आने वाली है, 2,40,000। ओके, अब आप इसको टोटल करोगे तो ये टोटल 8 लैक्स हो गया। ठीक है, अब आपका अमाउंट जो है वो फुल्ली पेड अप हो गया। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट फुल्ली पेड अप हो गया। जो भी पेंडिंग अमाउंट थी वो आपको पहले कॉल करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उसको रिडीम कर सकते हो। तो इधर आपके पास अमाउंट है 8 लैक्स। क्योंकि इधर आपकी क्लोजिंग तो डैश है, इट मीन्स कि आपने सभी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया, और ये रिडीम होते ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में जाता है। और देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट मैंने इधर बना के रखा है। ठीक है, ये रहा, और उसमें आप क्रॉस एंट्री लगा दोगे इधर 8 लैक्स। ठीक है, क्या लिखोगे, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, आप क्रॉस एंट्री लगा दोगे, उधर से 8 लाख डेबिट में से इधर क्रेडिट हो गया। अब आपने एडजस्टमेंट रीड किया होगा तो आपको ऐसा मिला होगा कि हमने प्रेफरेंस शेयर को 5% प्रीमियम दे के रिडीम किया है। अब देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर को 5% प्रीमियम दे के उन्होंने रिडीम किया है। तो आप इधर लिख दो बाय प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम, ओके, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम। तो 8 लैक्स का 5% प्रीमियम मीन्स के आपको 40,000 प्रीमियम लाना पड़ेगा, यानी आपको टोटल 8,40,000 रुपीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने पड़ेंगे। ओके, और आपने
पूरे के पूरे अमाउंट पे कर दिए होंगे, ठीक है, इधर लिख देंगे टू बैंक। ओके, कंप्लीट। तो आपने पूरे अमाउंट पे कर दिए होंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है। तो पे करोगे तो आपका कैश फ्लो में कौन सी एक्टिविटी हुई? प्रेफरेंस शेयर और शेयर होल्डर के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है, डिबेंचर के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है, वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट। तो आप इधर लिख दोगे प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन। ओके, कितना प्रेफरेंस से रिडम्पशन किया? 8,40,000। अब रिडम्पशन कर दो, करते हो आप, तब आप पेमेंट करते हो तो माइनस होगा, आपके पास कैश जाएगा, ठीक है, आपके पास कैश जाएगा, आप माइनस कर दोगे उसको। और आपने 2,40,000 कॉल भी तो किया था शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फाइनल कॉल आपने कॉल भी तो किया था, वो 30 रुपीज, वो आपको पैसा रिसीव्ड हुआ, आपको कैश रिसीव्ड हुआ। तो आप इधर लिख दोगे प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। आपने प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल मंगवाया था तो आप प्लस में लिखोगे, बिकॉज वहां पर आपके पास से कैश मिलने वाला, ओके। और आपने प्रेफरेंस से रिडीम किया तो वहां पर आपके पास से कैश जाएगा। कंप्लीट। अब आप आगे बढ़ते हो तो आपको ये चिंता करने की जरूरत है कि आपने जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया ना 40,000, वो कहाँ से दिया, ठीक है। आपने ये तो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया, आपको 8 लाख रुपीज तो देने ही थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बट आपने 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया, वो कहाँ से दिया? तो देखो, प्रीमियम की फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ होती है? प्रीमियम ही होता है। तो आपके पास प्रीमियम अकाउंट्स है? यस, बिल्कुल है। देखो, आपके पास यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, 1,20,000 और 80,000 का बैलेंस है, ठीक है। तो आप इसकी बैलेंस लिख दो इधर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 इधर क्रेडिट साइड आएगी ओपनिंग बैलेंस, और डेबिट साइड उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना होगा? 80,000। और ये जो 40,000 का आपने प्रीमियम दिया था, ठीक है, ये जो 40,000 का आपने प्रीमियम दिया था एक्स्ट्रा, वो यहां पर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 40,000 का जो प्रीमियम आपने दिया था एक्स्ट्रा, वो यहां पर डेबिट हो जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम, ओके। और अब आप टैली करके देख लो तो ये भी आपका क्लोज हो रहा है एग्जैक्टली 120 120, दोनों तरफ आपकी अमाउंट आ रही है, तो डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हो गए। ये आपका कंप्लीट हो गया प्रेफरेंस से रिडम्पशन का पॉइंट। अब आप एडजस्टमेंट को ध्यान से रीड करते हो तो उसने एडजस्टमेंट में क्या बोला गया कि उसने 8 लाख रुपीस जो है ना, वो जनरल रिजर्व से ट्रांसफर किया है कैपिटल रिजर्व में, ओके। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, ओके, जनरल रिजर्व से। तो आप ये देखो कि आपके पास जनरल रिजर्व कितना है, तो जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो ये रहा, देखो जनरल रिजर्व कितना बैलेंस है, 6,40,000 और 4 लाख का क्लोजिंग है। तो आप जनरल रिजर्व का भी बैलेंस लिख दो इधर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है, 6,40,000 क्रेडिट साइड, और इधर डेबिट साइड आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा, कितना आ रहा है, 4 लाख, ओके। अब आपको क्लियर बोला गया है क्वेश्चन में कि आपने जनरल रिजर्व में से 8 लाख रुपीस ट्रांसफर किया गया है, कौन से रिजर्व में? कैपिटल रिडक्शन रिजर्व में, ओके, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व में 8 लाख रुपीस, ओके। और 8 लाख रुपीस आप कैपिटल रिडक्शन रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्वेश्चन का, जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे तो क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि बोनस इश्यू ऑन इक्विटी शेयर होल्डर 2:1 फ्रॉम द कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। अब आप बोनस की कैलकुलेशन करो, तो बोनस की कैलकुलेशन भी एग्जैक्टली कितनी आ रही है वो एक बार चेक कर लो,
देखो बोनस की कैलकुलेशन देखो, तो बोनस देखो 16 लाख की आपके पास कैपिटल, आपके पास इक्विटी कैपिटल कितनी है 16 लाख। तो मैं इधर लिख देता हूं इक्विटी कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आ रहा है 16 लाख। ओके, ये आपकी बैलेंस हो गई। अब आप इसके ऊपर बोनस देने वाले हो। अब बोनस जब आप देने वाले हो तो 2:1 के हिसाब से बोनस देने वाले हो। तो आपको पता है कि 16 लाख के ऊपर अगर 2:1 का बोनस होता है तो आपका बोनस कितना हो जाएगा 8 लैक्स हो जाएगा। ठीक है, सोचो जरा कि आपके पास 16 लाख की कैपिटल है। ठीक है, चलो मैं इधर नीचे कैलकुलेशन बता देता हूं। देखो आपके पास इक्विटी कैपिटल है 16 लाख। ओके, और ये सब फुल्ली पेड अप है। तो आप अगर उसमें से बोनस देने वाले हो, ठीक है, तो आपका बोनस क्या है 2:1 है। तो 16 लाख पे अगर 2:1 करते हो तो 2 शेयर पे एक बोनस जाता है। तो 16 लाख की कैपिटल पे कितना बोनस जाना चाहिए 8 लाख रुपीस बोनस जाएगा। ठीक है, 8 लाख रुपीस आपका बोनस जाता है। तो यहां पर आप ये कैलकुलेशन में बोनस लिख सकते हो 8 लैक्स। और बोनस देना कहां से है तो कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। और आप देखोगे तो कैपिटल रिडक्शन रिजर्व में यहां पर भी 8 लैक्स क्रिएट हुआ था और बोनस भी उसमें से 8 लैक्स ही चला गया। तो कैपिटल रिडक्शन रिजर्व क्या हो जाएगा आपका नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने जनरल रिजर्व में से 8 लाख कैपिटल रिडक्शन रिजर्व क्रिएट किया था और आपने उसी 8 लैक्स को बोनस में दे दिया। यानी कैपिटल रिडक्शन रिजर्व आपके पास क्लोज हो गया, कंप्लीट। ठीक है, वो आपके पास क्लोज हो गया। अभी आपको इसका टोटल करना है और टोटल करके चेक कर लो कि क्या ये टैली हो रहा है। तो देखो ये 24 लैक्स हो रहा है, यस। और ये भी आपका टोटल 24 लैक्स हो रहा है। देखो आपका क्लोजिंग बैलेंस भी 24 लैक्स ही आ रहा है। ओके, और इसका टोटल करके देख लो तो ये 12 लाख आ रहा है और ये आपका 12 लाख का टोटल बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन रहा है। तो 12 लाख और आपका जो डिफरेंस आ रहा है 6,40,000 के बीच में, वो डिफरेंस कितना आ रहा है तो 5,60,000। और ये जो डिफरेंस आ रहा है वो आप कहाँ से अरेंज करोगे ये वाले अमाउंट, ये अरेंज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अरेंज कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 3 पे। अब देखो उसने क्या बोला, डिबेंचर हमने इश्यू किया था 8 लाख रुपीस का। ओके, डिबेंचर हमने 8 लाख रुपीस के इश्यू किए थे जो कि 5% डिस्काउंट पे। ओके, जो कि 5% डिस्काउंट पे। अब देखो आपके पास डिबेंचर की क्या ओपनिंग बैलेंस थी, नहीं जी, देखो आपके पास डिबेंचर बिल्कुल नहीं। और फिर आपका इधर 8 लैक्स का डिबेंचर आ गया। यानी देखो अगर आप क्वेश्चन में बैलेंस ब्रॉड डाउन दिखते हो तो वो तो आपका नील आने वाला है 10, और इधर बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हो तो वो आपका होगा 8 लैक्स। और एडजस्टमेंट में तो बोला है कि 8 लैक्स के डिबेंचर न्यू इश्यू किए गए 5% डिस्काउंट पे। तो 8 लैक्स का 5% डिस्काउंट तो कितना होना चाहिए, 8 लैक्स का 5% डिस्काउंट कितना होना चाहिए। ओके, तो आप करो 8 लैक्स का 5% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इधर 5% डिस्काउंट के हिसाब से अमाउंट आपकी 40,000। तो 8 लैक्स में से आपने 40,000 का तो डिस्काउंट दे दिया, तो आपको नेट अमाउंट कितनी मिलेगी 7,60,000। ओके, आपको नेट अमाउंट कितनी मिलने वाली है 7,60,000। कंप्लीट हुआ। तो इस हिसाब से आपको डिबेंचर इश्यू की एंट्री करनी।
ओके आपको एडजस्टमेंट में क्लियर कट बोला गया कि 8 लाख के डिबेंचर आपने इशू किए विथ 5% डिस्काउंट। अब आपको इसकी दूसरी एंट्री करनी है कि बैंक यानी कि आपको पैसा मिला डिबेंचर इशू करने से, आपको 7,60,000 मिले, ठीक है, आपको रिसीव्ड हुए, तो आप इधर लिखोगे 7,60,000 डिबेंचर इश्यू। क्लियर? क्योंकि आपके पास कैश रिसीव्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपका इधर थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ एडजस्टमेंट की बात करें तो बोला गया कि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी, ओके, 2,40,000 एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो देखो बिल्डिंग और मशीनरी की अमाउंट कितनी है, तो आपके पास बिल्डिंग का अकाउंट्स है, यस तो बिल्कुल है। डेबिट साइड आप बिल्डिंग की ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे, ओके, कितनी है 12,80,000, और बिल्डिंग की क्लोजिंग बैलेंस आप इधर लिख दोगे कैरिड डाउन, कितनी है तो 20 लाख रुपीस। ओके उसी तरह आप मशीनरी का भी बैलेंस लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आने वाला 11,20,000, ओके, और इधर आप लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है 16 लाख। अब आपको क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन दे रखा है, वो तो एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट में आपके पास डेप्रीशिएशन है बिल्डिंग का कितना है, देखो 2,40,000। तो आप क्या करो इधर बिल्डिंग में डेप्रीशिएशन लिख दो 2,40,000 बाय डेप्रीशिएशन, ओके। तो आपको ये पता चलेगा कि बिल्डिंग में क्या अप डाउन हुआ है, जैसे कि बिल्डिंग परचेस की या सेल की, तो देखो इसका टोटल करते हो तो बिल्डिंग में और कोई एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, पहले वो भी नोट डाउन करना। बिल्डिंग में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपके पास, ना तो ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि बिल्डिंग हमने सेल की या परचेस की, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप इसको क्लोज डाउन कर सकते हो। देखो कोई भी अकाउंट क्लोज तभी करोगे जब उसके ऊपर फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, वरना उस अकाउंट्स को बाद में क्लोज करोगे दोनों एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद। अब आप इधर 22,40,000 का एडजस्टमेंट करो, तो 22,40,000 माइनस 12,80,000, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा 9,60,000, ओके। और ये 9,60,000 क्या होगा, ये तो बैंक होगा, क्योंकि ये आपने क्या किया होगा, नई बिल्डिंग परचेस की होगी या तो बिल्डिंग बनाई होगी, उसका पेमेंट किया होगा, ठीक है। अब ऐसी सेम कैलकुलेशन आप मशीनरी में कर लो, तो मशीनरी में आपके पास देखो बैलेंस कितनी है डेप्रीशिएशन की, डेप्रीशिएशन है इधर 2 lakhs, ठीक है, इधर आपका डेप्रीशिएशन कितना है 2 lakhs, ओके। तो आप इधर 2 lakhs लिख दो, 2 lakhs और 16 lakhs, तो आंसर होना चाहिए आपका 18 lakhs। 18 lakhs में से आप 11,20,000 का डिफरेंस निकालते हो, तो आपको मिलता है 6,80,000, ओके। और ये जो 6,80,000 है वो आपका बैंक अकाउंट्स में लिखोगे आप, और वो ही सेम वापस परचेस किया होगा ये आपने नई मशीन को, ठीक है, नई मशीन को आपने परचेस किया होगा। अब देखो जब भी कोई भी फिक्स एसेट्स या तो मशीनरी है, बिल्डिंग है या तो गुडविल है, तो ये सब आप जब परचेस करते हो तो डेट मीन्स के ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है, ठीक है, आप फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, बिल्डिंग मशीनरी बिजनेस चलाने के पर्पस। तो ये जो आपने 9,60,000 और 6,80,000 का बिल्डिंग परचेस किया, वो आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लिख दोगे, ठीक है, 960 और 680, ओके, यहाँ पर 960 और 680, और ये दोनों आपने पेमेंट किया था तो दोनों नेगेटिव अमाउंट ही आएगी, ठीक है। इधर आप लिखोगे बिल्डिंग
परचेस और इधर मशीनरी परचेस। कंप्लीट। तो ये आपने दोनों का पेमेंट किया था, तो आपने पेमेंट किया होना चाहिए, तो इसी वजह से ये माइनस में लिखेंगे, नेगेटिव अमाउंट होगी। चलिए तो आगे बढ़ते। अब आपके पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा? तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये है कि आपने लास्ट ईयर का टैक्स पे कर दिया था। देखो आपको लिख के दिया 5 नंबर के पॉइंट में आप देखोगे तो आपको लास्ट ईयर का टैक्स पेमेंट की एक अमाउंट दे रखी है, और उसने बोला कि लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड था वो भी हमने पेड कर दिया ड्यूरिंग द ईयर। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? चलिए तो देखो, पहले तो आपने टैक्स का पेमेंट किया था, ठीक है। कितना पेमेंट किया था? 1,76,000। तो टैक्स का जो पेमेंट होता है वो आप इधर लिखते हो, ठीक है, डेबिट साइड टू बैंक, ठीक है। आप जब पे करते हो वो इधर लिखते हो 1,76,000, और इधर आप लिखते हो उसकी बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इधर आप लिखते हो उसकी बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बैलेंस आपको कहाँ से मिलेगी? तो ये बैलेंस आपके पास बैलेंस शीट में होगी। देखो ये रही, प्रोविजन फॉर टैक्स 2,20,000 और 2,92,000। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 2,20,000 और इधर 2,92,000। अब इसका क्लोज डाउन कर लो तो आपको कोई ना कोई डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। क्या टोटल आ रहा है? 176 और 292, तो टोटल है 4,68,000। 4,68,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 220 के साथ अगर डिफरेंस निकालते हो तो 2,48,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, जो कि आप इधर लिख दोगे। ये डिफरेंस कहाँ पे सेट करोगे? तो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ओके, ये डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाओगे। कंप्लीट। और साथ साथ में इसकी दूसरी एंट्री भी लगा देंगे अभी, ठीक है, कि टैक्स का पेमेंट किया, तो टैक्स का पेमेंट जो किया है उसकी एंट्री कहां पर होती, ठीक है, वो भी चलो देखते हैं। चल, अब देखो आपको सबसे पहले ये वाला कैलकुलेशन करना है। देखो यहां पर ये कैलकुलेशन पा जा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहां पर सबसे पहली डिटेल्स होती है नेट प्रॉफिट। ओके, कितना नेट प्रॉफिट हुआ होगा आपको पूरे साल में, तो वो आपको कहां से पता चलेगा? तो यहां से पता चल जाएगा। देखो आपके पास पीएनएल अकाउंट की बैलेंस कितनी थी? 2,80,000, जो कि पहले साल में थी। फिर दूसरे साल में वो अमाउंट 6 लैक्स हो गई, तो आपने इन बिटवीन कितना प्रॉफिट अर्न किया? ठीक है, आपने प्रॉफिट कितना अर्न किया होगा? तो वो आपने 3,20,000 का प्रॉफिट अर्न किया होगा। समझे? जब आपका पीएनएल अकाउंट 2,80,000 से सीधा 6 लाख पे चला जाता है, तो आपने बीच में प्रॉफिट कितना कमाया होगा? तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। कम होगा तो आपको लॉस हुआ होगा, तो आप माइनस में लिखोगे। अब आप इधर ऐड करोगे। अब इधर क्या चीज ऐड करनी है? तो आपको मैंने बोला गया ऐसे एक्सपेंसेस ऐड करने हैं यहाँ पर जिसका आप कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। पहली बात कि यहाँ पर ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका आपने पेमेंट कैश में नहीं किया, यानी नॉन कैश एक्सपेंडिचर। दूसरा, ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी अदर हेड में आते हो, जैसे कि लाइक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में उसकी अलग से एंट्री होनी चाहिए, फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई ऐसे एक्सपेंस है जो फाइनेंशियल एक्टिविटी के पार्ट, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट नहीं है, तो फिर वो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे और फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि लाइक अपने डिविडेंड, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड, ये सब उसमें ही कवर होता है। चलो तो देखो,
यहाँ पर पहले तो ये फाइंड करो कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो आपको कैश में नहीं होते। चलिए, तो देखो सबसे पहले तो फर्स्ट अकाउंट में देखो, तो फर्स्ट अकाउंट में ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है कि आपको कैश में नहीं होता। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे होता क्या है, तो देखो एक तो ये जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है। आप जनरल रिजर्व में 5,60,000 ले जाते हो तो उसको पीएनएल में भी तो डेबिट साइड लिखते हो। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हो ना। तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड क्यों लिखते हो, क्योंकि उसमें तो कोई एक्सपेंस होता भी नहीं। तो इसको इधर ऐड कर देंगे 5,60,000। ठीक है, क्या करना है इधर जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व में आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो उसको आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट भले करते हो, लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ये आपका कोई कैश में इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, इसका आपका कैश में कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए आप इधर ऐड कर दोगे। फिर ऐसे दो और एंट्रियां हैं जो आपकी कैश में इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, ऐसी दो और एंट्रियां जो कि है आपके पास, इधर डेप्रिसिएशन 2,40,000 और इधर 2 लाख। आप डेप्रिसिएशन भले कैलकुलेट करते हो लेकिन उसकी कोई कैश में इफेक्ट नहीं होती, आपका कैश बैलेंस उससे कम नहीं होता। ठीक है, तो 2,40,000 और 2 लाख जो है वो आप इधर लिख दोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, 2,40,000 और 2 लाख। ठीक है, इधर लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ओके, एक और चीज है, जो आपने डिबेंचर पे डिस्काउंट दिया था ना, डिबेंचर पे जो डिस्काउंट दिया था, कितना डिस्काउंट दिया था, तो डिबेंचर के ऊपर आपने 40,000 डिस्काउंट दिया था। ये रहा देखो, 40,000 डिस्काउंट दिया था डिबेंचर के ऊपर, ये रहा। तो ये जो 40,000 का आपने डिस्काउंट दिया था वो भी तो पीएनएल में डेबिट करते थे। ठीक है, वो भी तो पीएनएल में डेबिट करते थे। तो ये जो डिस्काउंट है वो आप राइट ऑफ करते हो, राइट ऑफ अमाउंट से भी कोई कैश में इफेक्ट नहीं होती है। तो इधर आ जाता है डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, हमें एक्चुअली इधर ऐड वही चीज करनी है जो आप एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते थे। आप जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में जो डेबिट साइड लिखते थे वही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, पीएनएल में डेबिट यानी कि इधर ऐड कर देना है। ठीक है, ऐसे भी आप उसको याद रख सकते हो। ओके, अगर पीएनएल में कोई चीज क्रेडिट होगी तो इधर से लेस हो जाएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं अभी कौन सा अकाउंट्स अपना बाकी रह गया वो देखो। हाँ, अब देखो एक और एडजस्टमेंट है अपने पास, एडजस्टमेंट नंबर 6। और एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या बोला, इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इन्वेस्टमेंट आपके पास कितने थे। ठीक है, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस था वो कितना था, बैलेंस ब्रॉड डाउन, और इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो देखो आपके पास इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना है, ये रहा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कि है 3,20,000, और यहाँ पर देखो डैश हो गया। ओके, यानी कि आपके पास 3,20,000 का इन्वेस्टमेंट था जो बाद में डैश हो गया। इट मीन्स कि आपने पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट बेच दिए, ऑल इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड। अब ये जो इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो वो यहां पर होना चाहिए बाय बैंक। ओके, सोल्ड किया तो अब सोल्ड करने से आपको क्लियर बोला गया प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कहां पर लिखोगे आप, इधर पीएनएल अकाउंट में। अब सवाल ये उठता है कि आपने बेचा कितने में। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस, ऐसा कुछ लिखा है। चलिए तो देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखो आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का था, 3,20,000 का। ओके, और आपको क्या बोला गया, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस।
अब देखो ये जो ऑन लिखा है ना वो सेल्स प्राइस लिखा है, तो आप एज्यूम कर लो कि सेल्स प्राइस जो होगी वो कितनी होगी, 100 होगी, और आपने उसके ऊपर प्रॉफिट लिया 20%। तो सीधी बात है, सेल्स में से अगर आप प्रॉफिट लेस करते हो तो आपको क्या मिलता है, कॉस्ट प्राइस मिलती है, कितनी मिलेगी, 80। यानी आप 80 रुपए का इन्वेस्टमेंट 100 रुपए में बेच रहे हो। ठीक है, यही हो गया कि 80 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए में बेच रहे हो। तो यहां पर आप 80 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपए में बेच रहे हो तो 3,20,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में बेचोगे। ठीक है, 3,20,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में बेचोगे, तो 4 लाख में बेचोगे। ठीक है, कैसे करते ये तो पता है ना, 3,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, यानी आपने 4 लाख में इन्वेस्टमेंट बेच दिए होंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट आपने 4 लाख में बेचे, तो आप इधर लिख दो 4 लाख रुपीज। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 4 लैक्स, और ये 4 लैक्स, कितना डिफरेंस आएगा, 80,000। और ये 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हम एडजस्टेड P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखने की जगह पर हमने ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो ऐड किया था उसके साथ ये क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे। मैं इधर ही लिख देता हूं ताकि आपको याद आए, लेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस करेंगे। अब आपको एक लास्ट एडजस्टमेंट बोला गया कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जो है ना वो 40,000 हमने पेड किया था ड्यूरिंग द ईयर। तो सवाल ये है कि आपके पास शेयर इश्यू एक्सपेंस की बैलेंस कितनी थी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो देखो आपने 40,000 का एक्सपेंडिचर तो किया, लेकिन आपके पास शेयर इश्यू एक्सपेंस का पहले से ही 28,000 और 52,000 का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था। तो आप इधर 28,000 और 52,000 का ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो, और आपने 40,000 का एक्सपेंडिचर किया था। ओके, इधर आप लिखोगे टू बैंक। ओके, इधर आप लिखोगे टू बैंक। तो आप इसका टोटल करो, कितना हो रहा है, 68,000 और यहां पर 68,000। तो 68,000 में से 52,000 लेस करोगे तो आपको मिलेगा 16,000 का डिफरेंस। और ये जो 16,000 का डिफरेंस हो रहा है उसको आप कहां पर ट्रांसफर करोगे, तो ये जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा जो आपने राइट ऑफ किया गया है। ठीक है, और ये राइट ऑफ करने से भी कोई आपके पास कैश कम थोड़ी होता है। देखो राइट ऑफ करने से कभी भी आपके पास कैश में इफेक्ट नहीं होती, ये चीज माइंड में रखना। तो ये 16,000 भी आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे। ठीक है, 16,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे। तो यहां पर हम 16,000 लिख देते हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस राइट ऑफ। ओके, अभी आपने इधर प्रोविजन फॉर टैक्स किया था। ठीक है, आपने इधर प्रोविजन फॉर टैक्स किया था, ये रहा देखो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना किया था, तो ये रहा 248, 2,48,000। तो देखो प्रोविजन करने से भी आपका कोई कैश में कम नहीं होता। आपको पता है जैसे हम सिर्फ प्रोविजन रखते हैं तो वो हम पेमेंट नहीं करते, सिर्फ प्रोविजन होता है वो चीज। तो पेमेंट होता है तब जाके कैश कम होता है। तो आपने ये 2,48,000, 2,48,000 का तो सिर्फ प्रोविजन किया है, तो ये भी आप इधर लिख दोगे 2,48,000 P&L अकाउंट में डेबिट साइड। 2,48,000 इधर लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है,
अभी आपको एक क्वेश्चन में और भी चीज बोली थी कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ना वो पे कर दिया। अब देखो ये जब प्रेफरेंस डिविडेंड का जब भी पॉइंट आता है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड का या तो प्रपोज डिविडेंड का, तो आप क्या करोगे, ये जो पिछले साल का डिविडेंड है, जो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है, उसको आप पे कर दोगे। ठीक है, ध्यान दो, ये जो है ना वो आप पे कर दोगे और इसका आप प्रोविजन करोगे। ओके, इसका आप प्रोविजन करोगे और जो फर्स्ट ईयर का है वो पे करोगे। अगर प्रोविजन करते हो तो यहां पर आना चाहिए, जब किसी अमाउंट का आप प्रोविजन कर रहे हो तो वो यहां पर आना चाहिए। ओके, प्रोविजन फॉर डिविडेंड कितना आना चाहिए, 2,88,000। ओके, और ये तो आप पे कर रहे हो, तो जो पेड कर रहे हो ना, प्रपोज डिविडेंड जब पे करते हैं वो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो आप इधर लिखोगे डिविडेंड पेड। कितना पे किया, तो 1,60,000 आपने पे कर दिया, तो आप इधर माइनस कर दोगे। ओके ओके, इतना कंप्लीट किया। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि आपने कोई भी असेट्स को राइट ऑफ किया है, क्योंकि राइट ऑफ करने से क्या होता है, कैश इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए हम उसको इधर ऐड कर लेते। तो देखो यहाँ पर आपने एक गुडविल लिखी है, ये गुडविल आप देखो तो 6,40,000 से 4,80,000 हो गई। तो आपने गुडविल को राइट ऑफ कितना किया होगा, 6,40,000 से 4,80,000 हो जाती है, तो आपने गुडविल को राइट ऑफ किया होगा 1,60,000। तो आप इधर लिख दोगे गुडविल राइट ऑफ 1,60,000। ठीक है, अब एक बार सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए वो चेक कर लो, और सारी कैलकुलेशन में आपके बैलेंस शीट में जितनी भी असेट साइड थी वो कैलकुलेशन में कवर हो गई, पहले वो चेक कर लो। देखो आपके बिल्डिंग हो गई, ठीक है, इधर देखो आप बिल्डिंग कंप्लीट कर लिया, मशीनरी हो गया, गुडविल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये भी हो गया कंप्लीट। तो ये फिक्स एसेट का सारा पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी फिक्स एसेट रह जाती है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा या तो उसके ऊपर राइट ऑफ किया होगा। तो ये कंप्लीट हो गया इतना। अब आप इसको टोटल कर सकते हो, इतने का अमाउंट देख के आप इसको टोटल कर सकते हो। क्या टोटल आ रहा है, 3,20,560 और 240, 2,40,000, 16,000, 248, 288 और 160। तो आपका जो टोटल बन रहा है वो अमाउंट आ रही है 20,72,000। 20,72,000। अब उसमें से याद करो वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हुआ था। ओके, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट हुआ था, तो 80,000 का इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ था, तो वो आप लेस कर दोगे इसमें से। तो आपका अमाउंट इधर आ रहा है 19,92,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट क्रेडिट साइड होता है एडजस्टेड पीएनएल में, तो वो आप इधर से लेस कर दो। ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट में किया था, चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाते थे आप वर्किंग कैपिटल्स का, बराबर, वही आप इधर वापस रिपीट करोगे। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब क्या चेंजेस हो रहा है, तो उसके लिए आपको सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी पे फोकस करना। ठीक है, और कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी भी देखनी। देखो आपके पास इधर स्टॉक 2,40,000 का था, इधर 4 लाख हो गया, तो स्टॉक में क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्टॉक में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 2,40,000 से अगर 4 लाख होता है तो 1,60,000 का इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर आप डेटर्स में देखो तो डेटर्स में आपकी अमाउंट क्या हो रही है, 352 से 320 हो रही है, तो डेटर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
कितना डिक्रीज हो रहा है, 352 में से 320 हो रहा है, तो 32,000 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और बिल रिसीवेबल भी आपका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, दोनों में देखो अमाउंट 80,000 है, तो नो चेंजेस। अब देखो करंट असेट्स में अगर आपकी अमाउंट इंक्रीज होती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, लेस करते हो। ये मैंने आपको रेगुलर क्लास में समझाया है कि जब करंट असेट्स में आपकी इंक्रीज होती है तो आप लेस करोगे, और डिक्रीज होता है तो आप ऐड करते हो। तो देखो करंट असेट्स में आप इधर इंक्रीज हो तो इंक्रीज इन करंट असेट्स, ओके, जहां पर आपके पास किस में इंक्रीज हो रहा है, एक तो स्टॉक में, तो आप उसको लेस कर दो 1,60,000, ओके। और इधर डिक्रीज इन करंट असेट्स जिसमें आपके पास सिर्फ डेटर्स है, तो डेटर्स में आपके पास डिक्रीज हो रहा है, तो आप उसको 32,000 प्लस में लिखोगे, ठीक है। करंट असेट्स में इंक्रीज तो आप माइनस करोगे, करंट असेट्स में डिक्रीज तो आप प्लस करोगे, नोट डाउन कर लेना। और इसके बाद करंट लायबिलिटीज में आ जाओ, तो देखो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें बाकी रह गई, एक तो क्रेडिटर्स और एक तो बिल्स पेएबल। अब देखो क्रेडिटर्स में क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है 80,000 का, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 1,60,000 का, बिकॉज आप देखो 160 से सीधा अमाउंट डैश हो रहा, तो यानी कि आपके पास सीधा अमाउंट जीरो ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंक्रीज तो इंक्रीज करना है, डिक्रीज तो डिक्रीज करना है, यानी कि आप इधर लिखोगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जिसमें आपके पास है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज हो रहे 80,000 से तो आप इंक्रीज ही करोगे, और इधर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जिसमें आपके पास बिल्स पेएबल था, तो वो 1,60,000 था, तो आप उसको लेस करोगे। अब इन सब को ऊपर 19,92,000 में ऐड लेस कर दो, 1,60,000 लेस करो, फिर 32,000 ऐड करो, 80,000 ऐड करो, और 1,60,000 फिर से लेस कर दो, तो आपका जो आंसर है वो 17,84,000 आ जाता है। तो इधर लिख देंगे 17,84,000। और इधर दो चीज होती है जनरली, ध्यान देना, एक तो टैक्स पेड होता है, आपने जो टैक्स पेड किया वो, और एक आपने कोई ऐसी फिक्टिटियस एसेट्स का पेमेंट किया था इस साल, तो यस आपने देखो शेयर इश्यू एक्सपेंस का पेमेंट किया था, याद करो आपने 40,000 का शेयर इश्यू एक्सपेंस का पेमेंट किया था, ये रहा, ठीक है, ये आपने पेमेंट किया था शेयर इश्यू एक्सपेंस का 40,000 का। तो इधर लिखेंगे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पेड, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पेड, कितना पेमेंट किया था, इसका 40,000 का पेमेंट किया था, और टैक्स का पेमेंट कितना किया था वो भी आपको मिल जाएगा 1,76,000, तो वो 176,000 आप इधर लिखोगे। अब दोनों लेस कर दो, 176,000 माइनस 40,000, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना मिल जाएगा, 15,68,000, ओके, 15,68,000, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर ये देखो कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हमने कुछ लेफ्ट तो नहीं हो गया हमारा, तो देखो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आपने एक इन्वेस्टमेंट बेचा था 4 लाख, ठीक है, हमने लास्ट कैलकुलेशन की है 4 लाख में हमने एक इन्वेस्टमेंट बेचा था, और इधर लिखेंगे सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया था 4 लाख में, तो आप 4 लाख और 9,60,000 और 6,80,000 इन सबको लेस कर दो, तो आपका माइनस में आंसर आ रहा है 12,40,000, ओके। ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आ गया, ओके। और अभी आप यहाँ पर टोटल कर लो 80 सॉरी
8,40,000 आपका माइनस में अमाउंट है, प्लस 2,40,000 प्लस 760 माइनस 160 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर जीरो आ रहा है, नील आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इन सब को टोटल करते हो तीनों तीन एक्टिविटी को, 15,68,000 माइनस 12,40,000, तो आपका जो टोटल है वो 3,28,000 आता है। और यहाँ पर आपको ऐड करना है कैश या तो बैंक की ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो देखो आपके पास कैश बैंक की ओपनिंग बैलेंस है, तो देखो आपके पास कैश की ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, और बैंक की ओपनिंग बैलेंस आपके पास नहीं है। तो एक बार देख लो बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप इधर 80,000 ऐड कर लो। ठीक है, इधर आप 80,000 ऐड कर लो, तो 80,000 की कैश की ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो 4,08,000 मिलता है। और ये जो आंसर है वो क्लोजिंग कैश और बैंक जितना ही होगा। आप देखो बैंक और कैश की क्लोजिंग बैलेंस आप देखोगे, इन दोनों का टोटल करके देख लो, आपका एग्जैक्ट अमाउंट यही आने वाला है। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। और यहाँ पर लिख दोगे कैश फ्लो फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कंप्लीट। तो ये आपका पूरा फंड फ्लो कैश फ्लो का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, जहाँ पर आपका अमाउंट वही आता है जो आपकी क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस होती है। आपकी क्लोजिंग कैश बैलेंस जितनी होती है उतनी ही आपकी कैश फ्लो की फाइनल अमाउंट आती है। ठीक है, ये दोनों का टोटल जितना होता है उतना ही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये पूरा पेपर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अच्छे से देख के वीडियो को कंप्लीट करिए और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में नया पेपर स्टार्ट करूँगा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तब